हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण यानी टीचिंग ऑफ हिंदी। देखो ध्यान से समझिएगा, ये सेकंड क्लास है। इसके पहले पार्ट 1 यानी फर्स्ट क्लास में मेरे भाई पढ़ा चुका हूँ। तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाना और हिंदी शिक्षण वाले प्लेलिस्ट को ओपन करना और फर्स्ट क्लास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ डालिएगा यदि आप उन क्लासेस को नहीं देखे हो तो। ठीक है, चलो ये सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी करोगे तो वहाँ भी हिंदी शिक्षण पूछता है, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ये क्लासेज हेल्प करेंगी। ये इसमें पार्ट सेकंड में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपका जो भी फर्स्ट पार्ट में कुछ रह गया था इसमें हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के साथ साथ महाराजा सुहेल देव और किसी यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हो और आपके सिलेबस का पार्ट हिंदी शिक्षण है तो आप पूरी क्लास को अच्छे से देखो, समझ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आइए इसके पहले वाली क्लास में यानी पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे एक बार बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट में भाषा को समझे थे, फिर भाषा की प्रकृति और उसकी विशेषताएं यानी लैंग्वेज के जो नेचर होते हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको समझे थे। उसके बाद मातृभाषा को समझे थे, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य को समझे थे और सामान्य उद्देश्य में हम लोग 3 पॉइंटों को डिस्कस किए थे। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के उद्देश्य। ये सब फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस किए थे भाषा कौशल। जितने भी लैंग्वेज स्किल होती है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, 4 मुख्यतः होती हैं, उन सबको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाया हूँ। उसके बाद पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ टेक्स्ट बुक, अच्छी टेक्स्ट बुक के क्या गुण होते हैं, एक अध्यापक के लिए टेक्स्ट बुक कितना मायने रखती है। उसके बाद भाषा शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ की बात ये यहाँ पे ये कह रहा है, ऑडियो विजुअल मटेरियल की बात कर रहा है, तो वो प्लेलिस्ट में वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। वो क्लास देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शिक्षण विधियों से स्टार्ट करेंगे। कहोगे सर आप शिक्षण विधियां तो पढ़ा चुके हो 4 क्लास में पढ़ाया हूँ, लेकिन 2 शिक्षण विधियां हिंदी की अलग से होती हैं, जैसे मॉन्टेसरी विधि हो गई और उसके बाद किंडरगार्टन पद्धति हो गई। तो इन सबको अलग से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये सब खेल विधि के अंतर्गत आते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ लेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी 50 वर्डों में पूछ लेता है, छोटी छोटी टॉपिक है, इनको समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए वैसे शिक्षण विधियों की 4 क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो हिंदी पैडागॉजी वाली जो भी बच्चे हिंदी पैडागॉजी लिए हैं वो अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे द परफेक्ट स्टडी की, तो क्लास आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको डिफिनेशन समझा देता हूं क्या होती हैं शिक्षण विधियां। इसके पहले भी ये चीज़ हम बता चुके हैं कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने, ज्ञान प्रदान हेतु जो कुछ तरीके काम में लेता है उसे हम शिक्षण विधियां कहते हैं। जैसे एक अध्यापक अपने क्लास में जो भी क्रियाकलाप करता है, बच्चों को सिखाने के लिए जो भी उसके हाव भाव होते हैं, जिस तरीके से वो पढ़ाने का प्रयास करता है, वो सब शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये शिक्षण विधियों के बारे में इतना जानते रहिएगा। अब शिक्षण विधियों में सबसे फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मॉन्टेसरी पद्धति। अच्छा, मॉन्टेसरी पद्धति खेल पद्धति के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जो मॉन्टेसरी हो गई, किंडरगार्टन हो गई, तो डाल्टन हो गई, ये सब खेल पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं। तो इटली देश में उत्पन्न मैडम मॉन्टेसरी, तो मैडम मॉन्टेसरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया इटली देश में हुआ था और यही मॉन्टेसरी पद्धति के प्रवर्तक भी हैं मैडम मॉन्टेसरी जी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ अनुसंधान किए। ठीक है, कुछ रिसर्च किए और उन अनुसंधानों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का मेरे भाई जन्म दिया या प्रतिपादन किया, जिन्हें इन्हीं के नाम पर मॉन्टेसरी पद्धति कहा गया। ठीक है, तो मॉन्टेसरी पद्धति किसके नाम पर पड़ा है? तो मैडम मॉन्टेसरी जी का। मैडम मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ? इटली पे। ठीक है, और ये मॉन्टेसरी पद्धति में मुख्यतः बताती क्या है, और ये कहती है ना बालकों को इस पद्धति में बालकों को बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उनको सीखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप अपने तरीके से सीख सकते हो, और उनके व्यक्तित्व के विकास पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है किस तरीके से उनका मेरे भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद इसका मुख्य जो श्रेय जाता है, एक तरीके से मुख्य इसका एम या उद्देश्य कह सकते हैं, वो ये है कि खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति में। मॉन्टेसरी हो गई, किंडरगार्टन हो गई, डाल्टन हो गई, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ये सब खेल विधि द्वारा यानी कुछ करके सीख रहे हो तो वो खेल विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर जोर देते हैं आपकी मॉन्टेसरी पद्धति। उम्मीद करते हैं जितना पॉइंट अगर 50 वर्डों में पूछे तो आप इतना जरूर इसके बारे में लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा किंडरगार्टन पद्धति के बारे में जानो। इस पद्धति के जन्मदाता महान शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल साहब हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति के महान मेरे भाई की इसके जन्मदाता या फिर प्रवर्तक कौन है? तो फ्रॉबेल साहब है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मॉन्टेसरी पद्धति के मेरे भाई जन्मदाता कौन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता कौन है।
मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है फ्रॉबेल और दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई मैडम मॉन्टेसरी। तो सही ऑप्शन जाएगा मैडम मॉन्टेसरी के साथ। और किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो महान शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल साहब। अच्छा, फ्रॉबेल कहते क्या है अपने इसमें मेरे भाई किंडरगार्टन में? और ये कहते हैं ना, उनके अनुसार यानी फ्रॉबेल के अनुसार स्कूल एक बाग है। मान लो ये आपका विद्यालय है ना, इसको एक बगीचा कहते हैं। भैया ये एक बगीचा है और अध्यापक उस बगीचे का एक मालिक है। अध्यापक एक माली, यानी इस बगीचे में जो अध्यापक साहब हैं वो एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। बच्चे जो हैं वो पौधे के समान है। तो ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा, किंडरगार्टन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। जो बताओ पेड़ पौधे बगीचे में होते वो अपने आप ही तो बढ़ते, उनको कोई रोकता नहीं ना है, यानी वो स्वतंत्र होकर मेरे भाई बढ़ते जाते। लेकिन जब उन्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती पानी वगैरह की, तो कौन देता है? माली देता है। उसी प्रकार स्कूल में बालकों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए कि आप अपने तरीके से सीख सकते हो। जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ी, जहाँ उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ अध्यापक उनको हेल्प कर दे रहा है। यही बात कहते हैं आपके प्यारे किंडरगार्टन साहब। उम्मीद करते पूरा अच्छे से समझे होंगे फ्रॉबेल की मेरे भाई किंडरगार्टन पद्धति के बारे में। ये कहते हैं एक विद्यालय जो है वो बिल्कुल बगीचे की तरह है और उसमें जो एक अध्यापक होता है वो माली और जो स्टूडेंट होते हैं वो पौधे होते हैं। और ऐसा क्यों कहे, मैं इसको समझा भी दिया हूँ ताकि बच्चे अपने द्वारा कोई भी चीज़ सीखें, आप स्वतः कोई चीज़ सीखें, स्वतः क्रिया करके कोई चीज़ सीखें। और जो जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम आए तो माली स्वरूप जो अध्यापक है वो उनको कुछ सहायता प्रदान कर सके। उम्मीद करते हैं किंडरगार्टन की पूरी मेरे भाई समझे होंगे क्या होता है पद्धति और इसके जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल साहब हैं। अब थोड़ी पॉइंट वाइज इसको जानते रहो, ये भी 50 वर्डों में कभी कभी पूछ देता है। फ्रॉबेल ने खेल द्वारा और स्वतः क्रिया द्वारा एवं एकता के सिद्धांत पर बल दिया। जो फ्रॉबेल है, महान शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल हैं, वो मेरे भाई खेल द्वारा सीखने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद स्वतः क्रिया करके, आप कोई भी विषय वस्तु को सीख रहे हो तो स्वतः क्रिया करके सीखो। और एकता के सिद्धांत पर बल दिया, कहने का मतलब है जहाँ 4-5 बच्चे मिलकर कोई चीज़ सीख रहे हैं, एक तरीके से उनमें यूनिटी रहेगी तो वो ज़्यादा चीज़ों को सीख सकेंगे। अब देखो, उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने 20 उपहारों का प्रयोग किया है। फ्रॉबेल के अनुसार बालक को पहले आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए, यानी स्वयं खुद को स्वयं जाने, और यह खेल द्वारा ही संभव है। वह स्वयं खुद को जाने, पहले स्वयं खुद से जुड़ पाए, खुद की प्रॉब्लम को समझ पाए। तो आत्म प्रकाशन का अवसर सबसे पहले बालकों को देना चाहिए। फिर उसके बाद उनको गीत गवाए जाए, अभिनय कराया जाए, उसके हिसाब से मेरे भाई भाषा की शिक्षा दी जाए गीत और अभिनय के माध्यम से, ये कहते हैं। और आपको पता है कि बालक जो गीत सुनते हैं वो आनंदमयी होता है, और जो उसे उच्चारण सीखने में उन्हें सुविधा मिल जाती है। गीत गाएंगे तो उनका उच्चारण भी एक तरीके से सुधर ही जाएगा, ये कहते हैं आपके महान शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल साहब। अक्षरों को याद करने के लिए छड़ियों का प्रयोग होता है। कविता को याद कराई जाती है, प्रत्येक पंक्ति वर्णमाला में एक ही अक्षर से आरंभ होती है। ये कहते हैं आपके मेरे भाई महान किंडरगार्टन साहब कि जो भी बच्चों को याद कराओ, अक्षर की पहचान कराओ, तो वो छड़ियों उड़ियों के माध्यम से कराओ, एक तरीके से खेल माध्यम से सिखाओ, ताकि वो एक तरीके से रुचि ले पाएँ इनमें। ये कहते हैं आपके प्यारे किंडर पद्धति। ठीक है, पढ़ना सिखाने के लिए चित्र भी प्रयुक्त होते हैं। कठिन शब्दों को अलग अलग से लेकर उनका वाचन करा दिया जाता है। एक तरीके से मेरे भाई जो भी पढ़ना है, जो भी सिखाना है बच्चों को, चित्र के माध्यम से सिखाओ। और जो बच्चे नहीं सिखा पा रहे उनका एक तरीके से अध्यापक जो होते हैं माली स्वरूप, वो उनकी हेल्प कर दे वो सिखाने में। ये कहते हैं आपके मेरे भाई फ्रॉबेल साहब। चित्रों की सहायता से कहानी बना ली जाती है, उसके द्वारा भाषा की शिक्षा दी जाती है। जो भी यहाँ पे मान लो चित्र हैं, और ये मान लो एक ऐसे बाग है, तो इसमें बच्चों को उसमें एक मान लो एक घर है बाग में, तो एक तरीके से चित्र में जितने भी डायग्राम होते हैं, जितने भी उस तरीके से उसके अर्थ होते हैं, उसकी एक कहानी बना ली जाती है और उसके द्वारा बच्चों को भाषा की शिक्षा दी जाती है, ताकि बालक कुछ देख के सीखें तो ज़्यादा सीख पाएंगे। ये कहते हैं आपके फ्रॉबेल साहब। ठीक है, चलो इसी लगे हाथे हम लोग थोड़ा सा खेल विधि को भी समझ लेते हैं। एक बार मैं और कहना चाहूँगा, आपका एग्जाम भी नज़दीक है। एग्जाम कहने का मतलब है जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, इनका एग्जाम भी नज़दीक है। तो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से अपनी मेरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं अपना 200% आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि रात में आपके लिए पीपीटी मेंटेन करो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दो सभी बच्चों के, उसके साथ साथ क्लास भी पढ़ाओ। तो कहने का मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है ना कि मन लगा के पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर कोई आपके साथ दिल से कार्य कर रहा है तो आप थोड़ा सा पढ़ लो, देखो आप ऊंचाइयों पर होंगे। ठीक है, चलो। और लोग YouTube पे सिर्फ इसलिए आते हैं कि बच्चों को उड़ा के पढ़ाएंगे, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपका सिलेबस कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और अपनी सफलता पाइए। ठीक है, चलो खेल विधि। अच्छा, खेल विधि कोई अलग विधि नहीं है, ये किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन इसी विधि के अंतर्गत आता है ये सब। लेकिन थोड़ा सा खेल विधि के बारे में जानते रहो, कभी कभी ये अलग से पूछ लेता है कि खेल विधि की विवेचना करो। ठीक है, चलो
तो इस पद्धति का प्रचलित मेरे भाई इस पद्धति को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मेरे भाई महान शिक्षा शास्त्री, महान मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठ कुक महोदय को जाता है। करने का श्रेय कुक महोदय को जाता है, इनका नाम कुक है। ठीक है, चलो। खेल विधि कोई कोई खेल विधि अलग से कोई विशिष्ट पद्धति नहीं है। ये विधि कोई अलग से नहीं है। ये मेरे भाई जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, प्रोजेक्ट मेथड बेसिक शिक्षा में की गई है, वही खेल विधि भी है। किंतु खेल बालकों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रयोग परंपरागत प्रणाली में भी किया जा सकता है और इसे स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। खेल विधि को मेरे भाई एक अलग से अगर बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो खेल विधि से संभव है कि हम कुछ उसे सिखा सकते हैं। तो इसमें एक तरीके से ये निष्कर्ष आगे निकल के आता है, खेल विधि हो गई, चाहे किंडरगार्टन चाहे मॉन्टेसरी, कि बालकों को हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उनको एक तरीके से मेरे भाई फ्रीडम दे देते हैं कि आप अपने तरीके से कोई चीज़ सीखो। और अगर जहाँ आपको हेल्प की आवश्यकता पड़ती है तो माली स्वरूप जो अध्यापक होता है वो आपको हेल्प करेगा। उम्मीद करते तीनों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एक बार मैं इसका थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊं। जो आपका मॉन्टेसरी पद्धति है उसकी मेरे भाई प्रतिपादक कौन है? तो मैडम मॉन्टेसरी। इनका जन्म इटली में हुआ था और ये खेल द्वारा शिक्षा पे मेरे भाई ज़्यादा जोर देती हैं। उसके बाद किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन है? तो महान शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल साहब है। और इनकी ये कोटेशन अपने दिमाग में, कहीं दिल में, कहीं स्क्रीनशॉट बना के रख लेना। क्या है ये? कि फ्रॉबेल के साहब किंडरगार्टन पद्धति के अनुसार स्कूल एक बाग है। जो स्कूल है ना वो एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे एक पौधे के समान है। उम्मीद करते भैया इसको अच्छे से समझे भी होंगे और इसको कहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद जो खेल पद्धति है उसके प्रवर्तक कौन है? तो पता है कि भैया वो उसके प्रवर्तक है कुक साहब, मतलब एक तरीके से मुख्य प्रवर्तक कुक साहब है। वरना इसी के अंतर्गत मॉन्टेसरी, किंडर, डाल्टन, प्रोजेक्ट मेथड ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, खेल विधि के अंतर्गत। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये अच्छे से आप लोग समझे होंगे। और इसके फर्स्ट क्लास में देखिए, ध्यान सुनना, आपके जो सिलेबस में मुख्यतः पूछता है ना वो ये पूछता है हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताओ। तो फर्स्ट क्लास में जितने बच्चे देख लिए और पूछ लेगा हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्रियों की विवेचना करो। तो ऑडियो विजुअल जो मैं क्लास लिया उसको समझ लेना। भाषा कौशल क्या होते, पाठ्य पुस्तक, गृह कार्य क्या होते, वो सब मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा एक बार समझ के, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा की प्रकृति पूछ लेगा, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, तो इन सब चीज़ों को एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी तक जितना बताया उम्मीद करते समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे समझ लो, छोटी छोटी टॉपिक है। गद्य शिक्षण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखो, भाषा शिक्षण के उद्देश्य में एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्रों की विचार शक्ति में वृद्धि हो। भाषा शिक्षण का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक थोड़ा सा मेरे भाई उनके जो विचार शक्ति है, जो उनके थिंकिंग पावर है, उसमें थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके और विभिन्न साहित्यकारों द्वारा व्यक्त विचारों को सरलता से ग्रहण कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गद्य शिक्षण प्रभावी साधन है। तो गद्य शिक्षण प्रभावी क्यों है? क्योंकि जो साहित्यकार है उनके द्वारा जो विचार प्रयुक्त किए गए हैं वो बालक एक तरीके से आत्मसात कर ले। ठीक है, उसके लिए गद्य शिक्षण का मेरे भाई इंपॉर्टेंस रोल है। अब थोड़ा सा इसके आगे की चीज़ों को समझो। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले छात्रों के वर्णों, शब्दों और तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता करना। जो भी छात्र हैं उनके वर्ण, उनके शब्दों को, उनको वाक्यों को एक तरीके से हम शुद्ध कर, जो भी त्रुटियां उनको दूर कर सकते हैं गद्य शिक्षण के माध्यम से। उनके विचारों तथा शब्दों, रूढ़ोक्तियों, उसके बाद लोकोक्तियों, सूक्तियों, कथाओं के कोष में क्रमशः विस्तार करना होता है, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। चिंतन में क्रमशः अस्पष्टता, ससंगता, क्रमबद्धता उत्पन्न करना, ये गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों, शुद्धता अशुद्धता को समझने की एक तरीके से रुचि उत्पन्न हो जाती है, एक तरीके से मेरे भाई स्तरोचित उत्पन्न हो जाती है। ये गद्य शिक्षण के मेन उद्देश्य होते हैं। तो ये 4 पॉइंट इसके उद्देश्य में है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, इनको अपने पॉइंट में लिख लीजिएगा, वरना नोट्स में तो ये सारी चीज़ें मैं मेंशन किया हूँ। ठीक है, चलो। गद्य शिक्षण कभी कभी 50 वर्डों में पूछ लेता है, गद्य शिक्षण से आप क्या समझते हो? तो लिख सकते हो कि गद्य शिक्षण वो होता है जो मेरे भाई की जो भी विभिन्न साहित्यकार होते हैं या फिर बच्चे अपने विचारों को सही से व्यक्त कर सकते हैं गद्य शिक्षण के माध्यम से। और ये विचारों को सही से व्यक्त कराने के लिए जो भी साहित्यकार हैं उनके विचारों को समझने के लिए गद्य शिक्षण एक प्रभावी साधन है। उम्मीद करते हैं ये इतना इसके बारे में समझे होंगे। ठीक है, इसके उद्देश्य को समझ लिए। अब थोड़ा सा कविता शिक्षण को समझ लो। कविता शिक्षण के उद्देश्य देखो, कविता क्या होती है ना, ये मेरे भाई तरीके से कहते हैं ये वैदिक से चली आ रही है। तो कविता जो होती है हमारे प्राणों की संगीत है। अतः कविता का पाठ इस प्रकार मधुर, सस्वर, प्रभावपूर्ण हो जिससे छात्र कविता का संगीत एक तरीके से मधुर, उसकी काल्पनिक उड़ान, उसके असाधारण संवेग वातावरण का अनुभव कर सके।
कविता बच्चों को ऐसे पढ़ाओ एक तरीके से मेरे भाई संगीतमय हो जाए, एक तरीके से जिस भी कविता का निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है बच्चे काल्पनिक चिंतन करने लगे, ताकि उनका मानसिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और एक कविता का सफल अध्यापक उसी को कहेंगे जो कक्षा में मेरे भाई एक तरीके का कवि की भाव उत्पन्न कर दे। ये कविता शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब इनके मुख्य उद्देश्य को कुछ मेरे भाई पॉइंट वाइज में समझ लो। कविता शिक्षण के आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लय ताल भाव के अनुसार कविता का पाठ कराना चाहिए। जो आपका कविता पढ़ा रहे हो एक स्वर में होना चाहिए, एक लय एक ताल में होना चाहिए, एक भाव में होना चाहिए। ये कविता का मुख्य मेरे भाई की उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद कविता में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे जो भी कविता का पठन कर रहे हैं वो क्या करें भैया, उसको पढ़ने के साथ साथ काव्य रचना के लिए उनको प्रोत्साहित करो, कुछ क्रिएट करने के लिए उनको प्रोत्साहित करो। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद अगले पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सारे पॉइंट को मैं कहीं नोट कर लीजिएगा, वरना नोट से पढ़ लीजिएगा, आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हिंदी पेडागोजी क्लास लिए हैं। चलो उसके बाद सहानुभूति क्षेत्र के विस्तार, उदात्त भाव के उत्पादन एवं संवर्धन तथा उन्हें संतुलित व नो कल्याणकारी चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा देते हैं। ये भी कविता का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसको भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। उसके बाद कवि के भावों एवं विचारों के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित करा के अलौकिक आनंद की अनुभूति कराते हैं। एक तरीके से जो भी कवि के भाव हैं, कविता पढ़ते पढ़ते उनके भावों से आप जुड़ जाओगे। एक तरीके से अलौकिक, एक तरीके स्पिरिचुअल आपको आनंद मिलेगा कविता को पढ़ने से सही तरीके से। ठीक है, छात्रों में कवि के भावों को कल्पनाओं अभिव्यक्तियों के सौंदर्य की परख की योग्यता उत्पन्न करना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कविता शिक्षण का। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद भाव भंगिमाओं तथा स्वर के उतार चढ़ाव के साथ कविता का पाठ का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि कविता बिल्कुल एक लाइन में ही पढ़े जा रहे हो, नहीं, जो जहाँ जहाँ उसका पुट विराम है, जहाँ जहाँ उसको मेरे भाई की उसका कॉमा दिया गया, एक तरीके से जहाँ ठहराव है उस हिसाब से कविता पढ़ो। ये इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को इस तरीके से कविता शिक्षण का पाठ कराइए। विविध कविता शैलियों का परिचय करा के उन्हें अपने योग्य शैली में विकास में सहायता देना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साहित्य के साथ परिचय कराते हुए उसके बालकों की ऐसी स्थिति रुचि का विकास करना जिससे उनके स्व अध्याय उत्पन्न हो सके, यानी खुद से वो कोई चीज़ें पढ़ सकें। ये भी मेरे भाई कविता का मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते हैं जितने पॉइंट यहाँ पे ये लिखी गई हैं सारे पॉइंटों को आप अच्छे से समझोगे और एक बार अपने स्तर पे इनको पढ़िएगा कि कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, चलो अभी गद्य शिक्षण और कविता शिक्षण दोनों को आप लोग पढ़ चुके हो। अब थोड़ा सा रचना के बारे में जानो, रचनाओं की क्या उद्देश्य होता है। तो हम ये जानते हैं रचना के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक रचना की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे लिखित रचना की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो हिंदी शिक्षण में लिखित रचना की कुछ पॉइंटें हैं, पहले इन्हें समझो। देखो, छात्रों में शुद्ध, उचित तथा अभिष्ट प्रभाव उत्पादक भाषा, अपने विचारों भावों अनुभूतियों या लेखनीबद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना, ये लिखित रचना का मुख्य उद्देश्य होता है। उन्हें साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ये भी मेरे भाई रचना के मुख्य उद्देश्य होते हैं। छात्रों की तार्किक काल्पनिक मानसिक शक्तियों का विकास करना, ये तो सभी रचना में इसको लिख सकते हो, ये तो कॉमन पॉइंट है। छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना, ये भी रचना का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद अगला पॉइंट समझ लो, उनकी भाषा शैली को सुव्यवस्थित करना, ये भी रचना का मुख्य उद्देश्य होता है। तो लिखित रचना के जितने भी यहाँ पे उद्देश्य बताए गए, इन 4 से 5 पॉइंटों को अपने अगर 50 वर्डों में पूछता है तो इनको लिख के जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद व्याकरण शिक्षा क्या होती है थोड़ा सा ये भी जानो। व्याकरण शिक्षण, तो व्याकरण की सबसे पहले बद्रीनाथ कपूर के अनुसार डिफिनेशन समझ लीजिए। ये कहते हैं ना कि व्याकरण होता क्या है, तो किसी भाषा की बोलने और लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। किसी भी भाषा को आप व्यवस्थित रूप से अगर बोल रहे हो, व्यवस्थित रूप से लिख रहे हो, तो उसी को हम कह सकते हैं भैया ये व्याकरण है। उम्मीद करते हैं इतना आप इसके बारे में जानोगे। अब व्याकरण शिक्षण के कुछ उद्देश्य को समझ लो। देखो क्या है फर्स्ट उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण की सहायता से बालकों को हिंदी भाषा की विभिन्न ध्वनियों का मेरे भाई ज्ञान कराया जाता है। ये जो भी व्याकरण है, व्याकरण शिक्षण के माध्यम से जो भी हिंदी भाषा होगी चाहे इंग्लिश भाषा, जितने भी मेरे भाई लैंग्वेज हैं, सबके अपने अपने व्याकरण होते हैं। तो विभिन्न ध्वनियों को ज्ञान हम किसके माध्यम से करा सकते हैं, व्याकरण के माध्यम से करा सकते हैं। तो फर्स्ट उद्देश्य इसका ये हो गया। सेकेंड उद्देश्य क्या है कि व्याकरण शिक्षण द्वारा बालकों में रचना तथा सृजनात्मकता पद्धति की प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद थर्ड है भाषाई कौशल पढ़ना लिखना बोलना सुनना का विकास कराना, विकास व्याकरण से ही संभव है। ये भी इसका मेरे भाई उद्देश्य है। देखो पॉइंट वाइज बताने के पीछे रीजन ये है ना कि सिर्फ पॉइंट वाइज आपके दिमाग में एक तो बस ये एक ब्लूप्रिंट बना रहेगा ना, तो आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे। उसके बाद अगले पॉइंट क्या है कि बालकों में शुद्ध भाषा के प्रयोग को सीखना, उसके साथ साथ सीखने के साथ ही उनमें ऐसी योग्यता का विकास करना
जिनसे वे भाषा की अशुद्धता को समझे। व्याकरण से कोई भी अगर शब्द मेरे भाई त्रुटियां आ गई हैं, कोई भी शब्द में गलतियां हो गई हैं, तो व्याकरण के माध्यम से इनको आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले पॉइंट को थोड़ा समझ लो कि बालकों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान कराया जाता है व्याकरण के माध्यम से। अगर कोई भी मेरे भाई भाषा के नियम है या फिर उसके भी रूल हैं, देखो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, सबके हर लैंग्वेज के अपने अपने व्याकरण होते हैं, तो अगर उन मेरे भाई नियमों को सिखाना चाहते हो तो व्याकरण के माध्यम से ही संभव है, जिस भी भाषा के कोई नियम है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट को समझ लो, बालकों में भाषा की शुद्धता के प्रति आस्था विकसित करना चाहिए। यानी कि आप उनको ये बताओ कि बच्चे आप एक तरीके से शुद्ध शब्दों का ही उच्चारण करो, और ये किससे मुमकिन है, तो ये मेरे भाई मुमकिन है आपके व्याकरण से ही। उम्मीद करते जितना यहाँ पे पॉइंट सिर्फ डिस्कस किया हूँ कि आपके दिमाग में बस होना चाहिए कि क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं, ये सारे पॉइंटों को आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग नाटक के बारे में समझते हैं। नाटक क्या होते हैं भैया? देखो, जो अनुकरण मानव का स्वभाव है, जो इंसान होता है ना, वो कोई ना कोई चीज़ें देख के सीख लेता, तो ये हमारे अनुकरण हमारा स्वभाव है। तो जो नाटक, मान लो कोई स्टेज पे अगर कोई नाटक कर रहा है, तो कोई अगर समाज से रिलेटेड नाटक हो रहा है मेरे भाई, मान लो कि ये नाटक हो रहा है कि स्त्रियों को कम जो भी बालिकाएं होती हैं उनका 18 साल से कम पहले की एज में उनकी शादी ना करो, ये नाटक है। तो वहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं वो अनुकरण कर लेंगे, वो सीख लेंगे कि हाँ भैया 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। तो जो मानव होता है वो अनुकरण करने का उसका स्वभाव होता है, और यही नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में परिवर्तन लाना। ये इसका निष्कर्ष मैं आपको बता दिया। ठीक है, देखो, किसी वस्तु का अनुकरण करने एक नए प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। किसी वस्तु का अनुकरण या कोई वस्तु को सीखने में एक नए प्रकार का आनंद होता है, और नाटक इसी भावना का प्रतिफल है। कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हो, तो वो नाटक के माध्यम से ज़्यादा सीख सकते हो। और इसीलिए हम 15 अगस्त 26 जनवरी को बालकों को कुछ नाटक कराते हैं, ताकि बालक कुछ न कुछ चीज़ सीख सके। देखो, कुछ लोगों का मत है कि भारतीय नाटक जो ग्रीस या यूनान वालों की देन है। डेनियस अजागीत तथा वीर पुरुषों की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति के कारण नाटक का जन्म हुआ है। जो भारतीय नाटक है ना, कुछ लोग ये कहते हैं ये ग्रीस और यूनान वालों की देन से हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, भारतीयों के संपर्क में आने से यूनानी नाटक का प्रचार भारत में हुआ है, ये मानते हैं मेरे भाई कुछ, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये यूनान के माध्यम से भारत में नाटक आया। देखो, परंतु यह निष्कर्ष मिथ्या है, सिर्फ एक मिथ है, एक तरीके से इसका कोई आधार नहीं है। नाटक भारत की अपनी एक विशेषता है। देवी देवताओं की आराधना, रीतियों का स्वागत, धार्मिक उत्सव आदि नाटक की मूल प्रेरणा है। तो भारत में ही मेरे भाई नाटक का मेरे भाई प्रतिफल हुआ है, एक तरीके से यही फला फूला है नाटक, ये ना कि ये विदेशी धरती से आया है। इसके बारे में इतना जानते रहिएगा। अब थोड़ा कहानी शिक्षण के बारे में जान जाओ। कहानी शिक्षण क्या होती है? कहानी शिक्षण के उद्देश्य, देखो कहानी क्या होती है ना, अगर कहानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चे अगर कहानी के प्रति रुचि ले रहे हैं, तो समझो आप एक सार्थक कहानी पढ़ रहे हो, यानी एक अच्छी कहानी आप बता रहे हो। ये नहीं कि आप कहानी बता रहे हो, बच्चे अपना दिमाग कहीं और लगाए पड़े, तो वो कहानी का कोई अर्थ नहीं है। और कहानी से कुछ सीखना, कुछ उसे सीखो, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। देखो, जहाँ जीवन है वहाँ कहानी भी आवश्यक है। कहानी को कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन हमारा पुराना जीवन है। देखो, पहले गुरुकुल वगैरह में भी कहानियाँ सिखाई जाती थी बच्चों को, तो कहानी एक तरीके से मेरे भाई प्राचीन समय से चली आ रही है। अब देखो, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, उसके भाव विचार बदलते गए, उसी के साथ साथ कहानियों के स्वरूप भी बदलते गए। यानी कहानी मेरे भाई हमारी, कहते थे कहानी किसकी कही जाती है, हमारे फ्यूचर की कहानी नहीं बताई जाती, ज़्यादातर हमारे पास्ट की कहानी बताई जाती है। तो जो हमारे भविष्य में गुजर चुका है, हम उसकी बात कहानियों के माध्यम से बच्चों को सुनाते हैं, और बच्चे एक तरीके से अपनी भाषा शैली को, चिंतन शैली को कहानी के माध्यम से डेवलप करते हैं। ठीक है, कहानी के माध्यम से ये भी डेवलप करते हैं। एक तरीके से कहानी ऐसे सुनाओ कि बालकों के हृदय में, बालकों की मेरे भाई वो उनमें रुचि लेने लगे, उनमें लालसा उत्पन्न हो जाए, तभी ये संभव है कि आप जो भी कहानी को पढ़ा रहे हैं वो एक तरीके से शुद्ध और सही कहानी है। एक तरीके से बच्चे सक्रिय हो जाएं कहानी के प्रति, सीखने के प्रति, तो कहानी का मेरे भाई एक सफल, हम कहेंगे सफल कहानी आप कह पा रहे हो। ठीक है, अब देखो कहानी के बारे में कुछ थोड़ा सा पॉइंट वाइज में समझ लो। देखो, कहानी का निर्वाचन बालक की आयु, योग्यताओं एवं रुचि ग्रहण करने शक्ति, देश काल के अनुसार किया जाए। ये नहीं कि बालक अभी मान लो कि 2 साल का है, मान लो बालक अभी 5 साल का है, उसको कहानी, बहुत प्रचंड कहानी सुना रहे हो, या फिर कोई युद्ध के बारे में बता रहे हो, कोई मान लो कोई रियल युद्ध हुआ है पानीपत वगैरह का, तो वो बालक कम समझेगा, उसको थोड़ा सा काल्पनिक कहानी बताओ। तो कहानी बताते समय बालक की योग्यता, उसकी रुचियाँ, अगर वो खेल की रुचि उसकी है तो खेल से रिलेटेड उसको कहानी बताओ। ठीक है, इसी प्रकार अगर वो इतिहास पढ़ना चाहता है तो उसे हिस्ट्री से रिलेटेड कहानी पढ़ाओ। ठीक है, इस प्रकार से मेरे भाई उसको कहानी पढ़ाओ उसकी रुचियों के अनुसार, तब वो बालक ज़्यादा उसमें रुचि ले पाएगा और अपने मेरे भाई चिंतन स्तर को डेवलप कर पाएगा। उसके बाद कहानी स्पष्ट रीति से भावों के अनुसार स्वाभाविक रूप से कही जाए। कहानी जो भी का वो स्पष्ट होनी चाहिए।
उसके बाद प्रश्नोत्तर प्रणाली का बालकों के अवधान की एकाग्रता के लिए प्रयोग करना चाहिए। यानी कहानी को पढ़ाते समय कुछ न कुछ बच्चों में कि मेरे भाई एक तरीके से आप कि प्रश्न भी करते रहो। जैसे अभी आप प्रश्न ऐसे भी होता था, मम्मी मम्मी पहले कहानी सुनाती कहती थी एक था राजा एक थी रानी, तो बालक कहते थे अच्छा। तो कहने का मतलब है वो बीच बीच में बोले भी, ऐसा नहीं कि वो सो जाएं। तो ये कहानी का कोई अर्थ नहीं है। उनके बीच में प्रश्न भी पूछते रहो कि मैंने क्या बताया, इस कहानी का क्या अर्थ है। तो बालक उनसे वो भी बीच बीच में प्रश्न भी पूछते रहो, ये इसके कहने का मतलब है। उसके बाद कहानी के पूर्ण हो जाने पर छात्रों की उनकी पुनरावृत्ति कराना चाहिए। छात्रों द्वारा, यानी जो भी कहानी आप बता दिए हो, एक बार छात्रों से किसी छात्र को उसमें से खड़े करो और उस छात्रों से उस कहानी को दोहराओ और उसमें जो वहाँ भूल रहा है उसको थोड़ा सा एक बार बता दो। इससे क्या होगा, उनका चिंतन स्तर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आवश्यकता अनुसार कहानी का अभिनय भी कराना चाहिए। जो भी कहानी बता रहा हो, अगर कहीं आपको लग रहा है कि इसका अभिनय भी कराया जाना चाहिए तो उसका अभिनय भी कराओ, यानी तब उससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे अगर उस कहानी को थोड़ा सा नाटकीय रूप दे दिए तो। हाँ, अगला पॉइंट है 6 पॉइंट है, कहानी के बीच बीच में यथा योग्य तथा यथा समय श्यामपट्ट पर चित्र भी बनाना चाहिए क्योंकि देखी हुई बातों को अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर समय समय पर जो भी कहानी बता रहे हो बच्चों के सामने, वो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे अगर चित्र भी बना दिए उस कहानी का, जो भी आप मान लो नदी के बारे में कोई बता रहे हो, नदी की कहानी बता रहे हो कोई, अगर नदी का चित्र बना दिए तो बालक उस नदी के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। तो कहानी को बताते समय कहीं न कहीं चित्रों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड वगैरह पे। ठीक है, भाषा कक्षा अनुसार सरल सुबोध और स्पष्ट हो। जो भी आप कहानी बता रहे हो उसकी जो लैंग्वेज, उसकी जो भाषा हो वो स्पष्ट हो, बालकों को समझ में आ जाए, ये इसके साफ साफ कहने का मतलब है। प्रारंभिक कक्षाओं में मिश्रित वाक्यों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए। जो शुरू के बालक है, जो मेरे भाई नन्हे बालक हैं, उनमें मिश्रित वाक्य का प्रयोग कम करो, सरल भाषा का प्रयोग करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, चलिए उम्मीद करते इतना इसके बारे में समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। नोट पॉइंट जो करके लिखा है सबका निष्कर्ष लिखा गया, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ना, देखो भैया क्या होता है कि पहली बात तो ये हमें समय दिए हैं मुश्किल से 2 महीने से भी कम समय दिए हैं। एक तरीके से पूर्ण रूप से कहें तो 2 महीने का भी समय इन्होंने नहीं दिया यूनिवर्सिटी ने। तो और इसमें हमें सारा सिलेबस कवर कराना है। आप जहाँ ध्यान से सुनना, जहाँ आप 52,000 फीस दिए हो ना, वहाँ पे अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, तब भी वो आपका सिलेबस नहीं कवर करा पाएँ। और आप द परफेक्ट स्टडी पे हो, मैं अकेला आपको सारी सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ अपने गहन अध्ययन, अपने मजबूत इरादों के माध्यम से, ताकि किसी भी बच्चे का जो द परफेक्ट स्टडी से जुड़े उनका नुकसान ना हो। तो भैया जितनी भी मैं क्लास आपको रात दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ मेहनत करके, उन क्लासेस को आप सार्थक वे में यूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और एग्जाम में कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो 70% से कम परसेंटेज लेके आना, वरना आप हमें हर्ट करोगे। ये मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, कोई भी बच्चे अगर 70% से कम लेके आओगे तो समझो आप द परफेक्ट स्टडी और हिमांशु सर को हर्ट करोगे। क्यों हर्ट करोगे? क्योंकि मैं आपको मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद नोट्स, उसके बाद क्लासेज और आपके डाउट व्हाट्सएप पे सारा दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रुचि है पढ़ाना। मैं किसी के फोर्स में आके नहीं पढ़ा रहा, ये मेरी रुचि है। तो आप अपना 100% लेके आओ, अच्छे फीडबैक दो, बस ये दिल की कामना है। और मुझे उम्मीद है फर्स्ट सेमेस्टर की तरह आपकी बार भी अच्छा ही करके आओगे आप सभी। ठीक है, चलो। और जितनी क्लासेस जा रही, अभी इसका मैं जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर शेयर कर देता हूँ कि टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, नोट पॉइंट करके क्या लिखा है, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि चरित्र निर्माण तथा ज्ञान को हृदयगम कराने की कहानी सबसे अधिक सरल, रुचिकर, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक साधन है। देखो ध्यान से समझना, किसी के चरित्र का अगर निर्माण करना चाहते हो ना, जिस तरह का चरित्र का निर्माण करना चाहते हो उसी तरह की उसे कहानियाँ सुनाओ, तो बालक उसके प्रति मेरे भाई मोटिवेट। अगर बालक वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप भाभा जी के बारे में बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताओ, तरह तरह के मेरे भाई जितने भी आपके महान भारतीय वैज्ञानिक हैं, सीवी रमन साहब है, महान सीवी रमन साहब, उसके बारे में बताओ। तो बालक उनके प्रति झुकाव ले लेगा, थोड़ा सा उनके बारे में जानेगा, ठीक है, उनके जैसे बनना चाहेगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई कहानियाँ अपने आप में शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हिंदी शिक्षा में। ठीक है, चलो। अतः सफल शिक्षक को कहानी सफलतापूर्वक सुनानी चाहिए। एक सफल शिक्षक है हिंदी का, तो उसे कहानी बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल स्पष्टता से, बिल्कुल उसकी आयु एज को देखते हुए बच्चों की इस प्रकार की कहानी सुनाना चाहिए। उम्मीद करते इतना इसके बारे में समझे होंगे, जितने भी पॉइंट मैं बताया हूँ। अब थोड़ा सा गृह कार्य के बारे में समझ जाओ, गृह कार्य क्या होता है। और ये ऐसा नहीं कि इसी में पूछता है, गृह कार्य फिजिकल साइंस में भी पूछ देता है, कभी कभी सोशल साइंस में भी पूछ देता है। ठीक है, चलो।
आप थोड़ा सा गृह कार्य के बारे में जानिए। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, गला थोड़ा सा खराब है रात में जागने की वजह से। चलिए, ये थोड़ा सा हम लोग को समय दिए होते ना तो हम लोग क्लास को और अच्छे से कवर करते, पर ठीक है कोई बात नहीं। देखो, गृह कार्य होमवर्क क्या होता है, तो वह कार्य जो बालक को घर से करके लाते हैं उसे गृह कार्य कहते हैं। कहोगे सर जी अब तो समझ में आ गया, गृह कार्य हमको भी मिलता था, हम पूरा नहीं करके जाते थे तो साहब हमारी कुटाई भी करते थे, पिटाई भी करते थे। तो गृह कार्य क्या है, जो बालक घर से करके लाए। ये तो भैया साधारण लैंग्वेज हो गई। अब थोड़ा सा आगे समझो, आपको एग्जाम में क्या लिखना है कि कक्षा में हिंदी कलांश में समय सीमित होता है। देखो, हिंदी का कलांश हो, हिंदी का कक्षा हो, फिजिक्स का कक्षा हो, कि कोई भी कक्षा, सीमित 45 मिनट का कम से कम तो क्लास होता है। इसलिए अपेक्षित कार्य वहाँ नहीं करवाए जा सकते, सारे कार्य वहाँ नहीं करवाए जा सकते। इसलिए ऐसे कार्य होते जो मेरे भाई कक्षा में न करके अन्य स्थानों पर यानी घर के लिए दिए जाते हैं, उन्हीं को हम गृह कार्य कहते हैं। अब देखो, क्लास में आपको पढ़ाओ भी, बच्चों को कार्य भी कराओ, ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसलिए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को घर के लिए दे दिए जाते हैं और उन्हीं को गृह कार्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जानेंगे। अब गृह कार्य का महत्व क्या होता है। सबसे पहले, गृह कार्य का महत्व कम नहीं है, कक्षा में कार्य कराने के लिए समय बहुत कम मिलता है। ऐसी स्थिति में बहुत सा कार्य घर पे करने के लिए दिया जाता है। अतः गृह कार्य के अंतर्गत लिखित कार्य, अन्य प्रकार के कार्य भी सम्मिलित होते हैं। और एक प्रकार का इसका और मुझे महत्व ये लगता है, ये मैं अपने तरीके से ऐड कर रहा हूँ कि गृह कार्य का सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है कि बालक ना कोई गलत संगत में नहीं पढ़ सकते। बालक ज़्यादा घूमने फिरने की उनमें रुचियाँ नहीं उत्पन्न होंगी। बालक थोड़ा सा पढ़ने के प्रति एक्टिव रहेंगे। अगर उन्हें गृह कार्य दे दोगे तो ये अपने तरीके से आप भी ऐड कर सकते हो इनके महत्व में, ठीक है। अब गृह कार्य की उपयोगिता को समझ लो, कुछ पॉइंट वाइज में समझेंगे हम लोग। फर्स्ट, गृह कार्य बालकों को घर पे स्व अध्याय करने की प्रेरणा करते हैं। यानी गृह कार्य दे दोगे, उनको कहोगे अगर नहीं करके आए ना तो कल आपको पनिशमेंट करूंगा, तो क्या होगा, बालक एक तरीके से मेरे भाई एक डरेंगे और एक ये कहेंगे ना कि हाँ मुझे गृह कार्य करके जाना है, तो घर पे जाके ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, वो कार्यों पे ज़्यादा अपने ध्यान देंगे, स्व अध्याय पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद गृह कार्य बालकों की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति में वृद्धि करता है, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं ना। जो भी मान लो अभी कह दिए आप जाके घर 2 का टेबल 3 का टेबल लिख के लाना बाबू, तो क्या करेंगे, वो खुद से कैलकुलेट करेंगे या नकल में मारेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। तर्क शक्ति, चिंतन, कल्पना का तो विकास होगा ना उनमें। उसके बाद थोड़ा सा थर्ड पॉइंट समझ लो, गृह कार्य से अध्यापक को अपने विषय की प्रगति संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। यानी अगर बालक को जो भी गृह कार्य दे दिए और उसके मम्मी पापा यदि उसे नकल नहीं मरवा रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं, तो बालक का अध्यापक साहब का भी इवैल्यूएशन होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बालक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो इसका भी इवैल्यूएशन हो जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद थोड़ा सा इसे समझो, गृह कार्य द्वारा बालक में स्व अध्याय के लिए पुस्तकालय का प्रयोग की आदत डाली जा सकती। बालक को नहीं कहते कि मान लो देखो, जो बच्चे अभी यहाँ पे बीएड कर रहे हैं, कहीं पढ़ाते भी होंगे, तो वो क्या कहते हैं कि आप इस चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक याद करके आना, पढ़ के आना, मैं पूछूंगा। तो स्व अध्याय की आदत भी डालना चाहिए, यानी पुस्तक को पढ़ने का अध्याय कि मेरे भाई इसमें उनको आदत भी डालना चाहिए। उसके बाद चलिए थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, गृह काल से बालकों में उपलब्ध ज्ञान में अस्थायित्व आता है तथा जो उनका भावी ज्ञान के लिए उनका मेरे भाई दृढ़ आधार बन जाता है। अगर वो खुद से कोई कार्य करेंगे तो मेरे भाई उनका जो भी ज्ञान है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, अस्थायित्व आ जाएगा, और वो अपने आगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनका आधार बन जाता है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा जानते रहेगा गृह कार्य में, ठीक है। इसमें बालक स्वयं कार्य करता है, इससे उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, उनके जो विचार स्पष्ट व क्रमबद्ध तरीके से लिखने का अवसर मिलता है। देखो, कहते हैं ना कि अगर बालक को दे दोगे आलेख लिखने के लिए, सुलेख लिखने के लिए, नकल लिखने के लिए, तो वो क्या करेंगे भैया, उनकी जो भी विचार हैं वो कॉपी पे उनको ला सकते हैं, वो अपने तरीके से सोच के किसी विषय वस्तु को लिख सकते हैं। तो ये भी गृह कार्य का मेरे भाई एक तरीके से मुख्य उद्देश्य होता है। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को आप लोग समझोगे, जितने भी पॉइंट को बताएं उसकी उपयोगिता, फिर इसके यूजेज को, इसके इंपॉर्टेंस को। अब थोड़ा सा गृह कार्य के उद्देश्य को समझ लो, इसके बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी और सभी तरीके से हिंदी शिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, गृह कार्य को करवाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। सबसे फर्स्ट क्या है, गृह कार्य द्वारा अध्यापक बालकों को सबल व निर्बल दोनों पक्षों से अवगत हो सकता है। गृह कार्य से जो अध्यापक होते हैं, बालक का जो मेरे भाई एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जोन है, एक तरीके जो वीक जोन है, एक तरीके से सफल और निर्बल दोनों पक्षों से वो अवगत, उनको जान सकता है कि बालक की कहाँ कमियां हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनमें सुधार भी कर सकता है। तो ये गृह कार्य का मेरे भाई मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि बालक इसमें कोई कार्य स्वयं से करके लाते हैं तो हमें उनका इवैल्यूएशन करने में आसानी हो जाती है। इसके द्वारा बालकों में स्व अध्याय की प्रेरणा की उत्पन्न की जाती है तथा बालक इसके द्वारा पठित पाठ को आत्मसात करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जो भी उनका मेरे भाई गृह कार्य में वो याद करते हैं, रटते हैं, तो क्या होगा, उनको एक तरीके से आत्मसात कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, असिमुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये जितने भी शब्द हैं ना, जब पियाजे की थ्योरी पढ़े होंगे तो ये सब वहाँ पे आए रहे होंगे। चलो,
उसके बाद थर्ड पॉइंट, गृहकार्य बालकों द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक चिंतन को अवसर मिलते हैं। एक तरीके से बालक को मेरे भाई रचनात्मक अभिव्यक्ति, जो भी वो कोई काम नया कार्य करना चाहते हैं वो गृहकार्य के माध्यम से, क्योंकि कहने का मतलब साफ साफ निष्कर्ष है कि गृहकार्य में बालक स्वयं अपने अपने मानसिक स्तर का उपयोग करते हैं, स्वयं किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। तो बताओ जब ये सब कार्य कर रहे हैं तो वो रचनात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक कि मेरे भाई इसमें डेवलप होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे सर जी होगा। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना ताकि वे स्वयं चिंतन कर उन कार्य को पूर्ण कर सके, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसको भी जानते रहना, बस पॉइंट वाइज करके इसके बारे में जानते रहना। अब थोड़ा सा भैया मूल्यांकन के बारे में जान जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी थे और ये कभी कभी आपकी हिंदी शिक्षण में या फिर जो भी पैडागोजी पढ़ोगे उसमें पूछ देता है इवैल्यूएशन, पूछ देगा हिंदी में इवैल्यूएशन का क्या अर्थ है। तो जो महान मनोवैज्ञानिक मेरे भाई एडम्स और टारगर्सन साहब क्या कहते हैं मूल्यांकन के बारे में, ध्यान समझना इनकी डिफिनेशन को। मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। कोई वस्तु हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है उसका मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन का अर्थ होता है, कहते हैं हमारे एडम साहब। कहीं इसको स्क्रीनशॉट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए इस प्रकार इसकी डिफिनेशन का मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग किया गया है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना। आप जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उसकी क्या उपयोगिता है, क्या बच्चों को समझ में आया नहीं आया, तो उसके बारे में निर्णय प्रदान करना ही मेरे भाई शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद क्रॉनबैक साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, देखो ध्यान समझना। क्रॉनबैक इसके बारे में क्या कहते हैं मूल्यांकन के बारे में, कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि छात्रों के लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा रहा है या नहीं। देखो मूल्यांकन द्वारा हम तो पहले भी बताते मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ होता है जो कुछ हम सीख रहे हैं उनकी एक तरीके से टेस्टिंग करना, जांच करना। हम उसको अध्यापक साहब होते हैं क्लास में मूल्यांकन क्यों करते हैं, ताकि हम जो भी क्लास में बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ सीखे कि नहीं सीखे, तो यही आपके क्रॉनबैक साहब कहते हैं कि हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो भैया वो सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे, तो ये अध्यापक इसका मेरे भाई निर्णय करते हैं। ये कहते हैं क्रॉनबैक साहब। उम्मीद करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में मूल्यांकन तो समझ में आइए गया होगा, अब थोड़ा बहुत बचा है तो यहाँ से समझ जाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद डॉक्टर भट्ट एवं गुप्ता साहब के शब्दों में भारतीय ये लोग हैं, तो ये क्या कहते हैं इसके बारे में मूल्यांकन के बारे में। भट्ट एवं गुप्ता साहब क्या कहते हैं कि मूल्यांकन में संपूर्ण व्यक्तित्व, देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन समझोगे तो सारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। मूल्यांकन में संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है कि किसी का मूल्यांकन करने के लिए हमें उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक अन्य पक्षों की परीक्षा लेनी पड़ती है तथा उसका मूल्यांकन किया जाता है। अतः मूल्यांकन में कई परीक्षाओं का समावेश होता है। जो हम मूल्यांकन करते हैं तो ऐसा नहीं किसी के मानसिक स्तर का मूल्यांकन कर लिए तो मूल्यांकन हो गया, नहीं। मूल्यांकन में एक तरीके से हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी पक्षों का हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो तब जाके हम कहते हैं किसी का हम मूल्यांकन कर पाए। और ये कहते हैं हमारे डॉक्टर भट्ट साहब। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझोगे। अब थोड़ा सा मूल्यांकन की विशेषताओं को कुछ पॉइंट वाइज में समझ लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट समझते हैं मूल्यांकन एक विस्तृत पद है जिसमें जांच व मापन दोनों कार्य सम्मिलित हैं। मूल्यांकन जो होता है इसमें मेरे भाई हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, एक तरीके से हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ये मूल्यांकन का अर्थ होता है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझेंगे। उसके बाद मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। यह छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए मूल्य का अंकन करता है। मूल्य का उनके वैल्यू का एक तरीके से अंकन करता है कि बालकों का एक तरीके से व्यक्तित्व कैसा है, कहाँ तक वो सीख पाए, उन सब का ये मेरे भाई इवैल्यूएशन करता है आपका मूल्यांकन, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड पॉइंट, मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के समस्त पक्ष आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अगर मूल्यांकन की मेरे भाई ये पूछे तो आप अच्छे से लिख के आइएगा कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख के आइएगा मूल्यांकन की विशेषताओं को, ठीक है। चलो अभी इसको समझे ना, आप थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझ लो। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन बालक का एक ही समय करो और समाप्त हो जाए, नहीं। आप मेरे भाई समय समय पर छमाही, तिमाही, वार्षिक, इस तरीके से बालक का मूल्यांकन करते रहो, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन में संख्यात्मक तथा वर्णात्मक दोनों प्रकार का होता है। मूल्यांकन में बालक को हम नंबर भी देते हैं, उनके गुणों को भी बताते हैं, तो ये मेरे भाई वर्णात्मक एक तरीके से और संख्यात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। और इसको फर्स्ट सेमेस्टर में और डिटेल में हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल सूत्र बता के कि मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं इसको समझोगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग मूल्यांकन को पढ़े थे ना, मूल्यांकन बराबर मूल्य प्लस मापन, तो ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस किए थे। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होगी। और अच्छे मूल्यांकन की विशेषता पूछता है आपके एग्जाम में, तो एक बार इनको भी थोड़ा सा आप जानते रहो। और बाकी मूल्यांकन को तो बता ही दिया हूँ, पर आपके एग्जाम में यहाँ
यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता बताओ, तो उत्तम मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षक के सम्मुख स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य की स्पष्टता के अभाव में मूल्यांकन उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। आप जो भी मूल्यांकन करने जा रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, किसके लिए आप इवैल्यूएशन कर रहे हो। तो भैया कोई भी मूल्यांकन करो, अच्छा मूल्यांकन वही होता है जिसका एक उद्देश्य होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अच्छे मूल्यांकन में ये भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद उत्तम मूल्यांकन यानी अच्छे मूल्यांकन, गुड इवैल्यूएशन में उद्देश्य के अनुसार ही उनकी प्राप्ति के विषय के बारे में जानने के लिए उपयुक्त उपकरणों को चुना जाना चाहिए। जो भी विषय वस्तु उसी के अनुसार मेरे भाई मूल्यांकन करो, उसी उद्देश्य के अनुसार मूल्यांकन करो। ये भी सेकंड पॉइंट कहने का इसका भी अर्थ है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट को समझो थोड़ा सा। अगला पॉइंट है आदर्श मूल्यांकन का कार्यक्रम विस्तृत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में समस्त उद्देश्य का मूल्यांकन आवश्यक है। देखो ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष का मूल्यांकन करो। अच्छे मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बालक के समस्त बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी मूल्यों का मेरे भाई उसका मूल्यांकन करो, तब जाके हम कह सकते हैं कि आप किसी बालक का मूल्यांकन कर पाए हो। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मूल्यांकन में केवल छात्रों की क्षमताएं, योग्यताएं, धारणाओं और कुशलताओं का मापन नहीं किया जाता, वरन उसकी रुचियों, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी चिंतन, उनकी भावात्मक, सामाजिक अनुकूल योग्यताओं आदि इन सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन सब का मूल्यांकन करोगे तभी अच्छे मूल्यांकन हो पाएंगे। ठीक है, एक आदर्श मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। इस पॉइंट को तो अपने दिल में बैठा लेना कि एक आदर्श, एक गुड इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक के संपूर्ण व्यवहार का, तभी हम कह सकते हैं अभी पढ़ने में तो बालक बहुत सही है, लेकिन भैया वो दूसरों के व्यवहार में दूसरों के साथ गाली गलौज कर रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि अच्छा बालक है। तो बालक का संवेगात्मक भी, बालक का मेरे भाई एजुकेशनल, सभी प्रकार के मानसिक स्तर सभी का इवैल्यूएशन करो, तब जाके हम कहेंगे वो अच्छा मूल्यांकन आप कर पाए हो। ठीक है, चलिए अभी एक बार मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। उसके पहले जो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी का भैया नोट्स वोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर पे संपर्क करके 99 रुपये में मेरे भाई आप चारों पेपर के नोट्स ले सकते हो। बिल्कुल ईजी फीस है, आप कोई भी इसको पे कर सकता है। ठीक है, और इस नंबर पे संपर्क करना है नोट्स लेने के लिए। पूरा मैं आपको सेट दूंगा नोट्स का, उसको आप पढ़ोगे। उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर वगैरह तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर ही दिया हूँ। उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे द परफेक्ट स्टडी से जुड़े हैं वो तो नोट्स ले ही लिए होंगे। ठीक है, जो नए जुड़े हैं वो भी ले लीजिएगा और थोड़ा सा बिलीव करो द परफेक्ट स्टडी पे, मैं अपना 100% देता हूँ। ठीक है, और मेरे भाई टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इन पे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर शेयर करूंगा। और हमसे यदि आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस आईडी पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यदि अभी द परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए, यहाँ तक आ गए हैं तो कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद करते हैं भैया कम समय में हम लोग जितना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं आपको सारी पॉइंटें समझ में आ गई हो। हिंदी शिक्षण को हम लोग आज बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सारी पॉइंटों को मैं लेके आया हूँ। इसके फर्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, उसको करीब हम लोग 15,000 के आसपास बच्चों ने देखा भी है, तो आप भी देखो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, और ये सारी पॉइंटों को हम लोग, ये 3 पॉइंट को तो बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करना है, इसके उद्देश्य को, इसकी विशेषता को और भाषा कौशल को। ठीक है, चलो किंडरगार्टन पद्धति को हम लोग आज अच्छे से कवर कर लिए, जितने भी हम लोग मेरे भाई की शिक्षण पद्धति को कवर किए हैं और गद्य को समझे हैं, कविता को समझे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कहानी शिक्षण को समझे, सबको समझ लिए हैं और ये आपका कंप्लीट हो चुका है आज हिंदी शिक्षण। अभी हम लोग सोशल साइंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जो वीर बहादुर से हैं, जो महाराजा सुहेलदेव से, किसी यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड करो तब भी अपने दिल से पढ़ाई करते रहो और द परफेक्ट स्टडी से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।